Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर में पढ़ा रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको कंटिन्यू करूंगा अपने लेक्चर नंबर 21 में। टॉपिक होगा फिर से आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन आपके साथ लेकर आए हैं जिससे आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए आज हम डिसोल्यूशन के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:1:1। A, B, C तीन पार्टनर था जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 था। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का कुछ इस प्रकार से था। सन्ड्री एसेट 17,000 है, स्टॉक 7,800 है, डेटर्स 24,200, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,200, नेट फिगर है 23,000, बिल रिसीवेबल होगा 1,000, कैश होगा 3,200, क्रेडिटर 6,000, लोन 1,500, कैपिटल आपका 27,500, 10,000, 7,000। क्वेश्चन आगे एडजस्टमेंट दी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 1, इट वॉज एग्रीड दैट ए टू टेक ओवर बिल रिसीवेबल। ए बिल BR ले लेता है 800 में, डेटर 20,000 का इतना में ले लेता है, एंड द क्रेडिटर 6,000 वे आर पेड बाय हिम एट दिस फिगर। अब गौर कर रहे हैं, ये जो पार्टनर है बहुत सारे काम कर रहा है। एक तो वो BR ले रहा है 800 में, दूसरा 20,000 का डेटर वो 17,200 में लेता है, और उसने क्रेडिटर्स का भी पेमेंट किया है। 6,000 का क्रेडिटर 6,000 में पेमेंट कर दिया है। उसके बाद B जो दूसरा पार्टनर है वो सारे स्टॉक्स ले रहे हैं 7,000 में, और कुछ सन्डी एसेट भी ले रहा है 7,200 में, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है फिगर। अच्छा कोई पॉइंट है ये B नंबर। C टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्डी एसेट, जो रिमेनिंग सन्डी एसेट बचा है वो C ले लेता है, और वो 90% में लेता है, वगैरह वगैरह दिया हुआ है। और वो एक लोन का भी डिस्चार्ज करता है जिसपे इंटरेस्ट 300 का था। उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स जो है वो सोल्ड होते हैं डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को 50% ऑफ द बुक वैल्यू। उसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 270। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप कोशिश करोगे तो आपसे बन जाएगा। सीखने की कोशिश करो जरा। और आपको बता दूं, इससे टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। खासकर मैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ही बता रहा हूं, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो इस बार कोरोना की वजह से परेशान है और आगे एग्जाम देने वाले हैं 2021 में। उनको मैं बता दूं, इससे भारी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। एकदम इससे इजी ही होगा, इससे भारी बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इसके पॉइंट्स को अगर सीखेंगे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक तो आपने जो एडजस्टमेंट देखा, वो सारे एडजस्टमेंट मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में स्पेशल केसेस में बता चुका हूँ। सारे जर्नल एंट्री मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्पेशल केसेस में। फिर भी आज आपके साथ बताने का मौका आया है लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। मैंने पहले ही बताया है कि जो बैलेंस शीट में आपको नजर आ रहा है उसको क्लोज करना है, क्योंकि फॉर्म जो है डिसॉल्व हो रहा है। जब भी फॉर्म डिसॉल्व हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी फॉर्म डिसॉल्व होता है तो जो भी एसेट्स हैं उनको बेच देने होते हैं, और जो भी लायबिलिटी है उनकी पेमेंट कर देनी होती है। किसी भी प्रकार का लायबिलिटी है उसको पेमेंट कर देना है, और कोई भी एसेट्स जो दिख रहा है उसको बेच देना है जो कैश में कन्वर्ट हो सके। कैश को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड वैल्यू है, मतलब कैश तो कैश ही में है, तो इसको बेचने की जरूरत नहीं है। तो आपने गौर किया कि आपके पास सन्डी एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, और लेस प्रोविजन है। तो ये आप एक नया चीज यहाँ सीखने वाले हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, और बहुत सारे एडजस्टमेंट भी आप यहाँ पे नया सीखने वाले हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज फिलहाल इसी क्वेश्चन को कैरी करते हैं। तो आइए, आपके स्क्रीन पर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा है फॉर्मेट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बना रखा है, और कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट बना रखा है। आपको 3 ही अकाउंट खोलने हैं इसमें, क्योंकि पार्टनर्स लोन नहीं दी हुई थी। रियलाइजेशन अकाउंट खोलने का तरीका मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि ये 6 पॉइंट्स में खुलता है बच्चे। अगर आपका 6 पॉइंट्स क्लियर है तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको समझने से कोई रोक नहीं सकता है।
यहाँ पे 6 पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। ठीक है, नंबर 1 काम, जो भी एसेट्स आपने देखा है उनकी लिस्ट तैयार करके कैश को छोड़ के यहाँ लिख दो। तो सबसे पहले तो आपने देखा सन्ड्री एसेट, तो सन्ड्री एसेट्स को आप यहाँ पे लिख दो। दूसरी देखा था स्टॉक, तो आप स्टॉक लिख दो। तीसरा आपने देखा था डेटर्स। उसके बाद आपने जो देखा था, चला हम भी देख लें, प्रोविजन फॉर बैड डेट था और बीआर था, कैश तो लिखना ही नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल भी लिख देंगे। प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है, टू बिल्स रिसीवेबल। इतने एसेट्स आपने लिखा, इनकी लिस्ट आपने तैयार की। अब आपको क्या करने हैं, इनकी फिगर डाल देने हैं। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, सन्ड्री एसेट है 17,000, स्टॉक है 7,800, डेटर का ये वाला फिगर है, इसको नहीं लेना है, इसको बोलते हैं नेट फिगर, इसको बोलते हैं ग्रॉस फिगर। आपको लेना है ग्रॉस फिगर। याद रखिएगा बच्चे, जब भी प्रोविजन दिया हो डेटर में तो आपको हमेशा ग्रॉस फिगर लेना है। इसको बोलते हैं नेट फिगर जो घटा के आता है, और इसको बोलते हैं ग्रॉस फिगर। तो 17,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने देखा 7,800, उसके बाद आपने देखा डेटर का 24,200 ग्रॉस फिगर। फिर बिल्स रिसीवर के लिए एक बार और देख लेते हैं। 1,000 आपको नजर आ रहा होगा, कैश तो लिखना ही नहीं है, तो बिल्स रिसीवर हो गया 1,000। और तुरंत ही डेटर्स का जो प्रोविजन है उसको भी नंबर वन में ही ध्यान दीजिएगा, ये पहला ही काम अभी चल रहा है, एसेट का ही काम चल रहा है। बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट भी इधर लिख देंगे, उल्टे साइड में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। ये लायबिलिटी है लेकिन इसकी पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। ये एसेट से रिलेटेड लायबिलिटी था, इसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये 1200 था, मैंने इसे लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर 1 काम हो गया। नंबर 2 काम में आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी की लिस्ट तैयार करनी है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी का लिस्ट तैयार करने के लिए आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्रेडिटर्स और लोन दिख रहा है, क्रेडिटर 6,000 का है, लोन 1,500 का है। दो ही चीज लिखेंगे आप, जरा देखिएगा यहाँ पे फिर से। यहाँ पे लिख देंगे बच्चे बाई क्रेडिटर्स 6,000 का, आप देखा था 6,000 का। उसके बाद बाई लोन अकाउंट, लोन ये पार्टनर का लोन नहीं है, थर्ड पार्टी लोन है, तो इसको आप जरूर लिखेंगे 1,500। ठीक है ना, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं था। नंबर 3 काम करेंगे बच्चे, नंबर 3 काम करेंगे। मैं फिर से सीक्वेंस बता रहा हूँ, ऐसे लिख के एग्जाम में नहीं आना है 1 2 3 4 5, बस अब तक कि आप सीखने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि पहला काम अपने सारे एसेट्स का नाम लिखा, और उनसे रिलेटेड अगर कोई लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में आप उसको लिख दीजिएगा। एसेट से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजंस है, कोई रिजर्व है, तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, एकदम याद रखिएगा। और एसेट्स का वैल्यूएशन हमेशा जिसका रिजर्व है वो ग्रॉस फिगर पे होगा, नेट फिगर पे नहीं होगा, और इसको शो करना जरूरी है। और एक और बात याद रखना है, ये लायबिलिटी का पेमेंट करना नहीं है, तो रिजर्व है, इसकी पेमेंट नहीं होगी। ठीक है बच्चे। नंबर 3 में करना है क्या, एसेट्स को सेल करना है। अब एसेट्स को सेल करने के लिए थोड़ा सा कहानी है, उस कहानी पे जोर देना होगा, कुछ वर्किंग नोट भी आपको करने होंगे, तो सारे चीज धीरे धीरे बताते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, ए जो है वो बिल्स रिसीवेबल ले रहा है 800 में, याद रखिएगा। डेटर्स 20,000 का वो 17,200 में ले रहा है ए, तो दो चीज एक ही कॉलम में जाएगा, और वो क्रेडिटर का भी पेमेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो 3 चीज आपने देखा, जरा इसको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में उठा लीजिए, मैं पेज घुमा रहा हूं। तो जब भी कोई एसेट कोई पार्टनर लेता है ना, तो ध्यान देते हैं कि वो पार्टनर कैश दिया है या कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है। तो कैश देगा तो वो क्लियरली लिखेगा कि कोई पार्टनर कैश में कोई एसेट को ले रहा है, लेकिन यहाँ पे तो साइलेंट है, क्लियर नहीं है कि कैश में ले रहा है, तो हम मानेंगे कि उधारी में ले लिया। तो जब भी ले लिया तो हम उसका नाम लिखते, तो बाई एस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और आपने गौर किया बिल्स रिसीवेबल वो 800 रुपीज में ले रहा है, तो यहां पे लिख देंगे बच्चे बिल्स रिसीवेबल, और आप इनर कॉलम में ही 800 लिखेंगे, सारे जोड़ के लिखेंगे बाहर, क्योंकि एक और एसेट वो ले रहा था, याद करिए डेटर 17,200 में ले रहा था, तो 20,000 का डेटर वो 17,200 में ले रहा था, तो उसको भी यहाँ पे लिख देंगे
टोटल हो गया 18,000, 18,000 का वो एसेट ले रहा था। और लगे हाथ अभी याद है जो अपने दिमाग में रखें, चौथा काम भी कर लेंगे। लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है चौथा काम में। तो आपने देखा कि ए जो है एक लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ एस कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिख देंगे बाबू क्रेडिटर, क्योंकि ए जो है क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा था 6,000 में। क्लियरली लिखा हुआ था वहाँ 6,000 का 6,000 में पेमेंट कर रहा है। वैसे 6,000 वैल्यू भी था और एक 6,000 में पेमेंट कर रहा था। जरा देख भी लीजिए आप। तो आपने गौर किया ए जो है एक एसेट ले रहा है, तो जब भी कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो दो एसेट ले रहा था। एक तो बीआर ले रहा था 800 में और डेटर ले रहा था 17,200 में, वो भी 20,000 का डेटर। आप गौर कर रहे हैं 24,200 का डेटर आपके पास मौजूद है, जिसमें से यहाँ दो पार्ट हुई है। मैं जरा समझा दूं, मैं जरा आपको एक पेज लेके समझा देता हूँ अपना चार्ट पेपर से। ये आपके पास चार्ट पेपर में मौजूद है। ये रहा आपका डेटर, और जरा ध्यान से देखिएगा, आपका डेटर का वैल्यू है 24,200। देख लीजिए जरा यहाँ। और इसमें से पहला पार्ट जो है ए ले लेता है, वो भी 20,000 का लेता है। और कितना में लेता है तो लिखा हुआ है 17,200 में। और क्लियर नहीं बोला है कैश में, तो हम सोचेंगे एस कैपिटल में चला गया। रिमेनिंग खुद से समझना है कि 4,200 का रिमेनिंग डेटर आपके पास मौजूद है। ये रिमेनिंग डेटर है। कैसे रिमेनिंग डेटर निकलेगा भाई? रिमेनिंग डेटर निकालने के लिए आप सब्ट्रैक्शन बच्चा की तरह थोड़ी ना सिखाऊं कि 24,200 का टोटल डेटर था, जिसमें से ए जो है 20,000 का डेटर लेता है। तो 20,000 का बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू है बच्चे, तो ये भी बुक वैल्यू है और ये रियलाइजेशन वैल्यू है। तो 20,000 में 24,200 में से 20,000 का ए ले लेता है बुक वैल्यू का 17,200 में, और रिमेनिंग बुक वैल्यू आपके पास मौजूद हो गया 4,200। कैसे निकाले? इसमें से घटा के निकाले। खैर आगे बढ़ते हैं। B is to take over all stock for 7,000 and some sundry asset, some sundry asset लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चार्ट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं चार्ट बनाता हूँ सन्डी एसेट्स का, आप ही बनाएंगे अपने साथ सन्डी एसेट्स का चार्ट। और सन्डी एसेट्स देख लीजिए, आपके पास टोटल 17,000 का मौजूद है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 17,000 बुक वैल्यू सन्डी एसेट्स का है। और उसमें से लिखा हुआ है कि सम सन्डी एसेट मतलब कुछ सन्डी एसेट, मतलब यहाँ से क्लियर नहीं है कि बी कितना का ले रहा है, बी कितना का ले रहा है। बस ये है कि कुछ ले रहा है, कुछ। यहाँ पे लिखा है सम, कौन भाई ले रहा है? तो ये नाम लिखा हुआ है कि बी ले रहा है। देखो यहाँ बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक, एक तो स्टॉक ले रहा है, दूसरा कुछ सन्डी एसेट ले रहा है। कितना में ले रहा है ये लिखा हुआ है बच्चे, कितना में ले रहा है ये लिखा हुआ है। मतलब रियलाइजेबल वैल्यू दिया हुआ है 7,200। फिर से मैं आपको दिखा दूं, 7,200 में लेता है। और इसके पीछे कहानी है कि ये जो बुक वैल्यू है उसका 10% लेस देन है। मतलब ये जो बुक वैल्यू जो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि बुक वैल्यू की जगह पे तो सम लिखा हुआ है, इसका ये 90% है, ये वाली फिगर। तो आप कॉमन सेंस है ये आप निकाल सकते हैं कि x का 90% इक्वल टू दिस मच। क्यों 90% हमने निकाला? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। ये जो 7,200 है ना, वो बुक वैल्यू से 10% कम वाला वैल्यू है। बुक वैल्यू से 10% कम वाला वैल्यू। और कोई भी परसेंटेज जब भी होता है ना, परसेंट का मतलब ही होता है बच्चे पर सेंचुरी, परसेंट यानी पर सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है 100, मतलब पर 100, 1/100 पर 100, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, है ना, तो 10% लेस देन बुक वैल्यू है, तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है। तो ये 90% हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो बी ने ले लिया आपका स्टॉक, तो बी ने स्टॉक ले लिया, तो आप यहां पे लिखेंगे बच्चे बाई बीस कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे तो रियलाइजेबल वैल्यू लिखना है। तो आपने देखा था स्टॉक वो ले रहा था 7,000 में, तो यहाँ पे 7,000 ही लेंगे। और आपने देखा था वो कुछ सन्डी एसेट्स भी ले रहा है, आप यहाँ पे लिख देंगे कुछ सन्डी एसेट। और सन्डी एसेट्स कितना में ले रहा है, क्योंकि बुक वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी है, तो कितना में ले रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7,200 में वो ले रहा है। टोटल एसेट्स वो ले रहा था 14,200 का।
14,200 का एसेट वो ले रहा था। अब आगे बढ़े बच्चा, जरा देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। सी टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। अब हमको पहले तो ये वाला फिगर आएगा तभी तो रिमेनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सेल वैल्यू दी हुई, रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई थी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था। लेकिन जो सी है वो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स लेता है, और कितना में लिखता है ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब 90% ऑफ द बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू तो मालूम ही नहीं है कि इसका आप 90% निकालोगे, ये तो दिया ही नहीं हुआ है। अब इसको निकालने के लिए पहले ये ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये फाइंड आउट करने के लिए ये ऑलरेडी हिंट में दी हुई थी, यहाँ पे तो कोई हिंट नहीं दी हुई है। अगर ये वाली फिगर जैसे इसमें दी हुई थी 7,200, यहाँ भी लिखी हुई रहती तो ये वाली निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि जो बी है वो कितना का सन्ड्री एसेट ले रहा है और सी है कितना का ले रहा है, तो सबसे पहले बी का ही हम निकाल पाएंगे, क्योंकि बी का कुछ हिंट दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? तो दो तरीका है। पहला तो हम एक्स पे निकालेंगे। जरा एक्स पे कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, लेट बी टेक्स सन्ड्री एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू बी ₹X। मान लेते हैं X रुपया के बुक वैल्यू का सन्ड्री एसेट बी ले लेता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X माइनस X का 10% लिखा हुआ था कि X में से मतलब बुक वैल्यू में 10% घटाएंगे तो ये 7,200 आएगा। ये पहले भी मैंने समझाया था, आज भी समझा रहा हूं। यानी और में आप लिख सकते हैं बच्चे, किसी चीज में 10% घटाना मतलब उस चीज का 90% निकाल देना। अगर 20% घटाने का रहता तो x का 80%, तो x का 90% इक्वल टू 7,200। ये दोनों को सोल्व करेंगे। या तीसरा ऑप्शन है, अब x का वैल्यू निकाल लो खुद से, या तीसरा ऑप्शन है जिसको फाइंड आउट करना होता है उसका टोटल परसेंटेज कितना को रिप्रेजेंट करना है उससे डिवाइड लगा देते हैं। तो 7,200 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 90% से डिवाइड लगा लो। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 8,000। अब जरा सोल्व करके देख लो। अब कैसे सोल्व करोगे बच्चा, तो ये तो सिखाने की जरूरत नहीं है, अब तो बड़ा आसानी से सोल्व कर सकते हो कि 7,200 है इंटू 100/90, और ये कट गया 0 और 9 8 या 72, 800 और इधर से 0 8,000। ये तो करने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी सोल्व करोगे तो आपको 8,000 आएगा x की वैल्यू, है ना। तो आप कंसीडर कर लेना, जो आपको इजी लगे आप समझ लेना। बस आपको तो यहाँ वाली फिगर से मतलब था, और यहाँ वाली फिगर आपको निकल के आ गया 8,000। तो 8,000 का 90% मतलब 7,200। तो 17,000 में 8,000 गया तो बचा कितना, 9,000। तो जाहिर सी बात है सी टेक्स ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट, और रिमेनिंग सन्ड्री एसेट वो 9,000 वाला लेता है, और 9,000 वाला वो 90% में ले रहा है, यानी 9,000 का 90% का मतलब 8,100 आया। ये हो गया रियलाइजेबल वैल्यू सी का। तो 9 9 81। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई सीज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं सन्ड्री एसेट वो लेता है, और कितना का सन्ड्री एसेट्स लेता है तो बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं वो 972 8100, सॉरी 9 8100 आया था, तो 8100 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, मैं रियलाइजेशन अकाउंट पहले बता रहा हूँ, साथ में बताना भी मैं सिखा दूंगा। पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। आपने गौर किया कि वो कुछ लायबिलिटी का भी डिस्चार्ज कर रहा है और लोन इंटरेस्ट के साथ। तो वो कौन सी लायबिलिटी का डिस्चार्ज कर रहा है, सी, तो लोन का। यहाँ देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है एंड एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही एज्यूम करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी लोन का डिस्चार्ज का इंटरेस्ट के साथ। तो जब भी लोन का डिस्चार्ज करेगा इंटरेस्ट के साथ, तो चूंकि सी कर रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखने से अच्छा है कि आप यहाँ लोन लिखो। लोन था 1500 का, कैसे पता चला 1500 का, यहाँ देख लो लोन 1500,
है ना। अब यहाँ भी लिखा हुआ लोन 1500, अब प्लस वो इंटरेस्ट भी दे रहा है 300 का, टोटल वो 1800 रुपया पे कर रहा है। आपने गौर किया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग डेटर्स वेयर सोल्ड टू ए डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी। अब पूछोगे कि सर रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा है, तो आप ऊपर जाओ जरा। रिमेनिंग डेटर आप देखे होंगे 4200 मैंने शुरू में ही निकाला था, वो डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया गया 50% ऑफ द बुक वैल्यू में। अब डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी के बारे में पहले ही बताया, ये एक तरह से गुंडे होते हैं जो आपके कर्ज वसूलने के काम करते हैं और उसके लिए वो कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पे डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी 50% का कमीशन लेता है। तो 50% कमीशन लेगा तो 42,000 का 50% अगर आप निकालेंगे तो यानी 2100 रुपया में वो आपको पैसा दे दिया। 2100 रुपया आपको पैसा दे दिया। और जब 2100 रुपया वो आपको डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी डेटर से पैसा आपको दिया है, तो आप उसको किधर लिखेंगे? जाहिर सी बात है तीसरे नंबर चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश और ब्रैकेट में लिख देंगे अकाउंट डेटर्स। कितना मिला भाई? भाई 2100 रुपया कम से कम मिल गया। हमको बचा था 4200 रुपया मिलना, क्योंकि ये तो ए लेके चला गया था। रिमेनिंग बचा 4200 वाला 50% के डिस्काउंट मतलब एक तरह से डिस्काउंट कर सकते हो या कमीशन बोल सकते हो। डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी 50% के कमीशन काट के वो आपको पैसा दे रहा है 2100 का। तो उसके बाद आप गौर करेंगे इस क्वेश्चन में एक रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है जो कि 270 रुपया है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो जाहिर सी बात है वो कैश में ही पे होगा। तो टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये तो हो गया कि अगर आपके एग्जाम में केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे 1 2 3 4 जैसे दी हुई है। 5 तो होगा नहीं, 5वां नंबर यहाँ पे, हाँ 5वां नंबर हुआ, सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंस तो हो ही गया। तो ऐसे बनाएंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन आया तो खैर, अगर रियलाइजेशन बना ही लिए तो जरा हम प्रॉफिट और लॉस की भी बात कर लें। और प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो आप गौर करेंगे कि किधर ज्यादा है, जरा जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो अंदाजतन अगर हम देखें तो 24,000 17,000 तो इधर ही दिख गया और इधर उतना वाला फिगर कोई है नहीं, तो अंदाजतन हमको लग रहा है इधर ही ज्यादा है। तो एक बार हम जोड़ लेते हैं, आप भी जोड़ लेंगे बच्चे खुद से दोनों तरफ का फिगर को। इधर ही का ज्यादा था, ये जोड़ क्या है 58,070, तो यहाँ भी लिख देंगे 58,070 और इधर का एक बार जोड़ लेते हैं और जोड़ के कितना है और फिर उसमें से घटा देंगे, देख लेते हैं हम। तो बच्चे इधर का जोड़ के क्रेडिट साइड वाला जोड़ के 51,100 है, 51,100 है, और 51,100 हम घटा देंगे तो आ गया 6,970 का लॉस। मैंने पहले ही बताया, अगर डेबिट साइड जरा देख लो यहाँ, अगर डेबिट साइड ज्यादा रहेगा क्रेडिट साइड से तो आपको होगा लॉस। तो यहाँ पे मेरा डेबिट साइड का सम आया था 58,070 और क्रेडिट साइड का सम आया था 51,100, और हम इसमें से घटा दिए तो मेरा 6,970 का लॉस हो गया। जरा देख लीजिए, आप इधर का भी जोड़ सकते थे और यहाँ पे लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर था, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, और हमारा लॉस आया था 6,970। अब इसको ओल्ड रेशियो यानी कोई भी रेशियो जो दी हुई है इसमें डाल देंगे, और मेरा रेशियो 311 था, यानी 5 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। तो ये डिवाइड करके आया बच्चे 394। 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि रेशियो था 2:1:1, तो ये सॉरी 3:1:1, तो 3 1 1 मतलब 3 4 5, तो 5 से हम इस फिगर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1394, 1394। अब इस फिगर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12,
कैरी ओवर 1, 9 3 जा 27 और 1 28, कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9 2 11, कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 4182 और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अगर एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही 6 मार्क्स का आ गया, तो बड़ा इजी बात है। तो ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? आप एक बार देख सकते हैं, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया। ठीक है। खैर, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना है तो ये टेक्निक सही नहीं था जो हमने आपको बताया। फुल फ्लेज क्वेश्चन में जो भी एसेट्स में दिखता है वो उसको सब जगह पहले लिख देते हैं और फिर काम करते हैं। खैर, ये इजी क्वेश्चन था, रियलाइजेशन इसका टफ था। तो सबसे पहले बाई पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी, और इसमें कुछ है ही नहीं, देख लो जरा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ देख लो 27,500, 10,700, 7,000 और कोई रिजर्व नहीं है, तो बस 3 ही आइटम है। तो आपने गौर किया कैपिटल अकाउंट में 27,500, 10,000, 7,000 यही फिगर था, कोई रिजर्व नहीं था। और लॉस आया था रियलाइजेशन का लॉस, और जब भी कोई रियलाइजेशन का लॉस होता है ना, उल्टा साइड में डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। खैर, हम एक बात अब बताएंगे। क्या बात बताएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ बैलेंस शीट देख के नहीं बनाया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट प्लस रियलाइजेशन को देख के बनाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको बैलेंस शीट को देखना है प्लस रियलाइजेशन को देखना है। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय किसको देखना है? बैलेंस शीट को देखना है और प्लस एडजस्टमेंट को देखना है ना। और कैश अकाउंट बनाते समय किसको देखना है? कैश अकाउंट बनाते समय रियलाइजेशन को देखना है, बैलेंस शीट को देखना है और पार्टनर्स कैपिटल को भी देखना है। अगर पार्टनर्स लोन होता है तो उसको भी देखते हैं। ये 4 आइटम को देख के कैश अकाउंट बनाया जाता है। तो खैर, सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो रियलाइजेशन में जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल आपको दिख रहा होगा, जरा देखिएगा यहाँ ध्यान से। सबसे पहले तो ए दिख रहा है और इसको इधर दिख रहा है ना, तो उल्टा साइड में पोस्टिंग करेंगे हमेशा। तो बाई एस कैपिटल अकाउंट ये 18,000 का दिख रहा होगा, है ना। तो बाई एस कैपिटल 18,000 का आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एसेट्स। जो पार्टनर एसेट ले लिया, अब देख रहे हैं कि तीनों पार्टनर कुछ ना कुछ एसेट लिया है। तो आपने अभी एक का देखा कि 18,000 का वो एसेट लिया है, तो यहाँ पे आप 18,000 लिख देंगे। उसके बाद आप गौर करेंगे, बी भी लेता है 14,200 का और सी भी लेता है 8100 का, तो ये भी वहां पे लिख देंगे हम एक ही साथ। और बी 14,200 हमने बोला और सी 8100 का एसेट ले लेता है। उसके बाद आपने गौर किया कि रियलाइजेशन अकाउंट फिर से होगा एक बार लॉस के लिए, जो लास्ट में देखें आप। मतलब पार्टनर्स कैपिटल इधर है तो उल्टा साइड में पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग हमेशा अपोजिट साइड में होता है। एंट्री देख के पोस्टिंग करो, या आप रट लो कि अगर इधर कहीं पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में ये डेबिट में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लॉस दिख रहा है, जरा आप फिगर भी देख लो, मुझे याद हो गया। ब्रैकेट में यहाँ पे लॉस लिख देंगे और ये होता है 4182 और ये 1394 और ये भी 1394 था। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे, देखेंगे लायबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है कि नहीं। तो जरा देखेंगे, लायबिलिटी का पेमेंट ए और सी दोनों कर रहा है। ए क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा है और सी इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट कर रहा है। तो भाई यहाँ पे लिख देंगे एक बार फिर से बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लायबिलिटी लिख दो। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज का पेमेंट करे तो ए 6,000 कर रहा था क्रेडिटर का पेमेंट और बी कुछ नहीं कर रहा था और सी 1,800 कर रहा था लोन प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद फिर से देखेंगे कि कोई कुछ बचा है कि नहीं। तो मेरा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में 1, 2 ये दोनों हो गया और इधर 1, 2 और 3 तीनों हो गया और ये 4, मतलब इधर 4 और 2 6 एंट्री हमने किया है कि नहीं, जरा देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने कर लिया है। तो इधर था और लॉस वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 आइटम था, मैंने लिख दिया। उसके बाद बैलेंस शीट से हमने पार्टनर्स कैपिटल लिख ही दिया। इसका मतलब अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। अब हमको क्या करना है, बस जोड़ के घटा देना है। चलिए जोड़ घटाव करते हैं। अगर ए का जोड़ते हैं बाबू, तो ए का इधर का 33,500 आया, 27,600। यहाँ भी लिख देंगे 33,500 क्योंकि इधर का कम था। और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट अब कैसे हुआ, 33,500 में 22,000 लिख दो, घटा देते हैं तुम्हारे सामने। 33,500 में 18,4 22,182, 11,318 आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11,318। बी का जोड़ रहे हैं तो बी का इधर ही ज्यादा है, तो इधर ही ज्यादा है, तो इधर का जोड़ के लिख देंगे 3 2 5 9 4 और ये हो गया 4 1 5 15,594। यहाँ भी लिख देंगे 15,594 क्योंकि बी का इधर ज्यादा था। जब इधर ज्यादा हुआ तो बाई कैश इधर होगा, और इधर वाला कैश याद रखिएगा यहाँ पे ब्रॉट इन होगा। ब्रॉट इन होगा, क्यों ब्रॉट इन होगा, कैश ब्रॉट इन। क्यों कैश ब्रॉट इन होगा, यहाँ फाइनल पेमेंट क्यों होगा, आपको याद होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम वही लिखते हैं जो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है। तो आपने गौर किया बी का शॉर्टेज हो गया था, शॉर्टेज हो गया तो बी अपने घर से लाएगा। तो कितना बी घर से लाएगा, तो 10,000 कम यानी 5,594 रुपया वो घर से लेके आएगा, उसको लाना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कैपिटल शॉर्टेज हो गया था। मैंने पहले ही टेक्निक सिखाया था। अब इधर का जोड़ेंगे तो ये वाला में फिर इधर ही का ज्यादा हो गया, तो इधर का जोड़ गया तो 9,494 रुपया हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे 9,494 रुपीज, और इसमें से घटा देंगे 8,800। तो 9,494 में अगर 8,800 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 694 यानी 694। तो यहाँ पे सी भी 694 रुपीज लेकर आएगा। और ये मिला के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हमको कैश अकाउंट बनाना है, और कैश अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जो कि आपको पहले ही पता है, बैलेंस शीट में नजर आएगा। तो टू बैलेंस बीडी आपने देखा था, कैश रियलाइज भी नहीं होता है, हमने कहीं लिखा भी नहीं था। तो कैश था 3200, इसको आप यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद जहां जहां कैश लग रहा है ना, उसको पेंसिल से टिक लगा लेंगे। जहां जहां कैश दिखे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इधर भी देख लो जहां जहां कैश दिखे, यहाँ पे दिख रहा है, इधर भी देख लो, यहाँ पे दिख रहा है। टोटल जितने जगह कैश दिख रहा है उसके उल्टा साइड में पोस्टिंग कर लो। सबसे पहले तो कैश रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ दिख रहा है 5 नंबर डेबिट साइड में, तो ये डेबिट साइड में रियलाइजेशन में दिख रहा है, तो आपको कैश में क्रेडिट साइड में लिख देना है ना। इसका था यहाँ पे मैंने रियलाइजेशन खाली लिखा था, एक्सपेंस वर्ड छोड़ दिया था, आप लिख लीजिएगा जरा, ठीक है ना। तो 270 रुपया आपने देखा, तो उल्टा साइड में आप यहाँ पे लिख देंगे बाई, जहां से उठा के डाल रहे हैं वही लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। और ब्रैकेट में आपने देखा रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो आप यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस ही लिखेंगे, जो है वही लिखेंगे, अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखेंगे। 270 रुपया। उसके बाद आप क्या कहाँ से देखेंगे, फिर से आप देखेंगे कैश यहाँ पे डेटेड से रियलाइज हुआ है, और एक किस साइड है, क्रेडिट साइड में है, तो कैश अकाउंट में उल्टा जाएगा, मतलब किधर जाएगा, डेबिट साइड में, है ना। ये एक टेक्निक है बड़ा आसान कि आपको याद हो जाएगा। और दूसरा टेक्निक है, जो चीज कैश को बढ़ाए वो डेबिट साइड में, ये कॉन्सेप्ट वाली है, रटने वाली नहीं है, तो आप रटने वाला ही सीख लीजिए, बड़ा इजी होगा। उसके बाद और कहाँ है कैश, ढूंढते, और कैश यहाँ पे और यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये वाली कैश देखते हैं, और ये वाली कैश का उल्टा ठीक उल्टा होगा, इधर होगा। अभी चूंकि कैश ला रहा है कौन, बी और सी, देख लो बी और सी कैश ला रहा है, कैश लाएगा तो कैश बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों कैश ला रहा था। तो टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, और कैश ला रहा है उस बात का भी आप ब्रैकेट में जिक्र कर देंगे, कैश ब्रॉट, कैश ब्रॉट, यहां भी लिख देंगे कैश ब्रॉट,
ब्रैकेट में जिक्र करना जरूरी है। तो ये देख रहे हैं 5594 रुपीज ला रहा है और ये 694 रुपीज ला रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इधर भी कैसे रेट से टिक लगाए, इसको उधर इस साइड उल्टा साइड पोस्टिंग करेंगे, यानी बाई एस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देख रहे हैं फाइनल पेमेंट हुआ है। जब भी फाइनल पेमेंट करेंगे तो कैश आपका घटेगा, तो बाई एस कैपिटल अकाउंट आप ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे फाइनल पेमेंट, और दोनों साइड का जोड़ के देखेंगे। अगर इक्वल आ गया तो आपका आंसर सही है, नहीं आया तो गलत है। तो चलिए हम लोग जोड़ के देखते हैं। ये वाला था 11,318 रुपया, जोड़ते हैं 11,588, 11,588 आया। अब इधर भी जोड़ के 11,588 आना चाहिए। 448 9 9 18 6 5 12 14 15 कैरी 1 6 2 8 3 11 11,588 इधर भी आ गया। तो यानी आपका कैश अकाउंट सही है। ठीक है बच्चे, तो ये रहा फुल फ्लेज क्वेश्चन का एक टेक्निक जो मैंने आपको अलग अलग पार्ट में बताया। ऐसा भी क्वेश्चन बनाऊंगा आपको आगे जो एक साथ हम बनाना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन का रियलाइजेशन स्टैंडर्ड था, तो मैंने सोचा कि एग्जाम में केवल रियलाइजेशन ही आ जाए, तो आप कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसको पहले हम एक ही बार बता दिए। लेकिन जब क्वेश्चन में फुल फ्लेज में सारे चीज बनाना हो तो उसको अलग अलग बनाने से भी बन जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा एक साथ बनाने के लिए थोड़ा टाइम का सेविंग होगा। ठीक है बच्चे, तो ये रहा आपका टेक्निक, आप इसको यूज कीजिए। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, काम आएगा। इसमें बहुत सारी चीज आपने सीखा, नई नई बातें सीखी कि कैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट करना है, और कैसे कोई पार्टनर एसेट लेता है, और कैसे कैसे कोई एसेट्स का कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब यहाँ पे आप वर्किंग नोट का भी जिक्र देखा, वो सारे वर्किंग नोट आपको एग्जाम में दिखाना है। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।